India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात के मोरबी पुल हादसे की सीबीआई जांच और ज्यादा मुआवजे की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा, मामले से जुड़ी सभी मांग पर गुजरात हाईकोर्ट ही करेगा फैसला। फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं पीड़ित। छावला गैंगरेप केस फैसले को सरकार देगी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दी रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की मंजूरी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार के सामने रखेंगे पक्ष सरकार का। गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तबादले का विरोध कर रहे गुजरात के वकीलों से सीजेआई चंद्रचूड़ ने की मुलाकात। सीजेआई ने कहा, आपत्तियों की जांच कर रहा है कॉलेजियम, अधिवक्ता काम से न रहें दूर। दिल्ली दंगा से जुड़े जमानत केसों को दिल्ली हाईकोर्ट देगी प्राथमिकता। जमानत अपीलों की सुनवाई विशेष बेंच करेगी। शुक्रवार से दैनिक आधार पर होगी सुनवाई। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने मोरबी ब्रिज हादसे से संबंधित 2 याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें इस त्रासदी की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने पुल हादसे पर पहले ही संज्ञान लिया है, वहीं सुनवाई हो इस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्यादा मुआवजे की मांग पर भी सुनवाई हो, समय समय पर जांच की निगरानी हो। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अपने मुद्दों को उठाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में मोरबी पुल हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया। मोरबी पुल हादसे की सीबीआई जांच और अधिक मुआवजे की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने दुर्घटना में मारे गए 2 लोगों के रिश्तेदारों के वकील गोपाल शंकर नारायण से कहा कि गुजरात हाईकोर्ट पहले से सुनवाई कर रहा है, आप वहां अपनी मांग रखें। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वो याचिकाकर्ता की तरफ से उठाए गए इन मुद्दों पर भी विचार करे, जिसमें मामले की स्वतंत्र जांच, नगरपालिका अधिकारियों पर कार्रवाई, अजंता मैन्युफैक्चरिंग के बड़े लोगों पर कार्रवाई, बढ़ा हुआ मुआवजा शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय से मोरबी पुल ढहने की घटना से संबंधित जांच और अन्य पहलुओं की समय समय पर निगरानी करने को कहा, जिसमें 140 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। प्रधान न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि क्योंकि गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ, एक खंडपीठ ने पहले ही इस घटना पर स्वतः संज्ञान ले लिया है और कई आदेश पारित कर दिए हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अभी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेगा। हालांकि शीर्ष अदालत ने एक जनहित याचिकाकर्ता और एक अन्य याचिकाकर्ता को स्वतंत्र जांच और अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले लोगों को सम्मानजनक मुआवजे की मांग के साथ उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी, जिन्होंने इस घटना में अपने 2 रिश्तेदारों को खो दिया। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता बाद में उससे संपर्क कर सकते हैं। मोरबी में मच्छू नदी पर बना ब्रिटिश काल का केबल सस्पेंशन ब्रिज गत 30 अक्टूबर को टूट गया था, जिसमें 47 बच्चों सहित 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से ये भी आग्रह किया कि इस हादसे के मृतकों और घायलों को मिलने वाले मुआवजे के पहलुओं पर गौर करें, नियमित अंतराल पर सुनवाई करते रहें, ताकि इन जैसी तमाम पहलुओं को समेटा जा सके। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले में सरकार का पक्ष भी सुना जाए। राज्य सरकार के वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और 3 आदेश दिए हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग आदि को पक्षकार बनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और 24 नवंबर को अगली सुनवाई है। किसी भी मसले पर बेवजह कोई संदेह नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी आगे चलकर आपको सुप्रीम कोर्ट के दखल की जरूरत लगती है तो आप यहाँ आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। चावला गैंगरेप केस में दोषियों को बरी करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने इसकी मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद रोहिणी जेल से 3 में से 2 कैदियों की हाल ही में रिहाई ने 19 वर्षीय पीड़िता के माता पिता को डर के मारे पुलिस सुरक्षा लेने के लिए प्रेरित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चावला गैंगरेप के तीनों दोषियों को बरी कर दिया था। इन दोषियों को निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। निचली अदालत ने फरवरी 2024 में उन्हें सामूहिक बलात्कार, हत्या और सबूत मिटाने के अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। फिर 2014 में बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों की अपीलों को खारिज कर दिया था, जिसके कारण शीर्ष अदालत के समक्ष अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2022 को अपील की अनुमति दी और निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोष सिद्धि और सजा के फैसले और आदेशों को रद्द कर दिया। पूर्व मुख्य प्रधान न्यायाधीश UU ललित और जस्टिस S रविंद्र भट्ट और बेला M त्रिवेदी की खंडपीठ ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों और फॉरेंसिक सबूतों की अनुचित जांच के लिए ट्रायल कोर्ट एक निष्क्रिय अंपायर बना रहा था, जिस पर पुलिस ने भरोसा किया था। न्यायाधीशों ने स्वीकार किया कि अपराध जघन्य था, लेकिन कहा कि अभियुक्तों को बरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि इसे बाहरी नैतिक दबावों से प्रभावित नहीं किया जा सकता था। महिलाओं के साथ भेदभाव और समन में होने वाली देरी की वजह से न्याय मिलने में होने वाली देरी के आधार पर CRPC की धारा 64 को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अटॉर्नी जनरल को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि CRPC की धारा 64 महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण है और इससे न्याय देने में देरी भी होती है। हालांकि CJI ने नोटिस जारी करते हुए ये सवाल पूछा कि आप एक वकील हैं और आप इससे किस तरह से प्रभावित हैं। कम से कम इस तरह के मामले से जुड़े किसी महिला को कोर्ट आना चाहिए। दरअसल CRPC की धारा 64 को चुनौती दी गई है, जिसमें समन किए गए व्यक्ति की ओर से समन को घर की महिला द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। याचिका में इसे महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण और ये न्याय मिलने में देरी का भी कारण है। इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे। CRPC की धारा 64 समन की तामील से संबंधित है, जब संबंधित व्यक्ति नहीं पाया जा सकता है। ये समन को उसके साथ रहने वाले उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य के साथ छोड़ने का प्रावधान करता है। याचिका में कहा गया है कि ये धारा 64 भेदभावपूर्ण है, क्योंकि ये केवल घर के वयस्क पुरुष सदस्यों को सम्मान देने की बात करती है। इसलिए ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। प्रधान न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ ने आज गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ या GHCAA का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि न्यायमूर्ति निखिल कार्यल के प्रस्तावित स्थानांतरण के खिलाफ बार द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जांच सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम कर रहा है। CJI चंद्रचूड़ ने GHCAA का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 वकीलों के प्रतिनिधिमंडल से 30 मिनट से अधिक समय तक शीर्ष अदालत के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों की उपस्थिति में मुलाकात की, जो कोलेजियम के सदस्य हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और मुकेश R शाह। CJI ने बार की चिंताओं को सुना और वकीलों को आश्वासन दिया कि उनकी आपत्तियों पर गौर किया जाएगा। बयान में कहा गया है, CJI ने बार के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि उठाए गए मुद्दों की विधिवत जांच की जाएगी, लेकिन दृढ़ता से बताया गया है कि चूंकि ऐसा आश्वासन दिया गया है, इसलिए अधिवक्ताओं को काम से दूर नहीं रहना चाहिए। हालांकि GHCAA ने विरोध प्रदर्शन समाप्त करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। GHCAA के सचिव अधिवक्ता हार्दिक ब्रह्मभट्ट ने पुष्टि की,
हम अभी अपनी हड़ताल वापस नहीं ले रहे हैं। ये मंगलवार गुजरात बार की आम बैठक में सुबह 10 बजे तय किया जाएगा, जहां कोलेजियम के फैसले पर चर्चा की जाएगी। न्यायमूर्ति निखिल कारियल का पटना उच्च न्यायालय में तबादला मीडिया में आने की खबर के बाद GHCAA गुरुवार से विरोध प्रदर्शन इसको लेकर कर रहा है। इसी तरह की बैठक तेलंगाना बार के प्रतिनिधियों के साथ होगी, जो न्यायमूर्ति A अभिषेक रेड्डी के पटना उच्च न्यायालय में इसी तरह के स्थानांतरण का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में स्कूली बच्चों ने गाइडेड टूर प्रोग्राम के तहत प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ से बातचीत की। दिल्ली के कई स्कूलों से 31 छात्रों ने इस गाइडेड टूर में हिस्सा लिया। इस दौरान CJI चंद्रचूड़ ने बच्चों को कई कानूनी और संवैधानिक पहलुओं की जानकारियां दी। CJI ने कहा कि न्यायपालिका में युवाओं को आकर करियर बनाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने स्कूली बच्चों के एक समूह के साथ बातचीत की। ये बच्चे गाइडेड टूर प्रोग्राम के तहत सुप्रीम कोर्ट आए थे। इस दौरान CJI चंद्रचूड़ ने बच्चों को बुनियादी हकों की जानकारी दी और ये बताया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट इनकी रक्षा करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बच्चों से बातचीत करते हुए CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका में युवाओं को आकर करियर बनाना चाहिए। Work which we do in the Supreme Court impacts upon the day-to-day lives of all the citizens. So, for instance, we will deal with issues relating to the freedom of speech. So, you're all here talking to me today. If somebody were to tell you that, well, you cannot come and speak to me today, that will be a violation of your freedom of speech and expression. That, this is the great thing which binds our nation, that we are a nation of diverse peoples, over 1.3 billion. But we are all knit together in one bond of uniformity, and that uniformity is what citizenship gives us. We are citizens of this great nation. So all of you, the boys, the girls who have come here, thank you so much for coming to our court. And I wish you the best. I hope this will inspire many of you to join law. Law is a fantastic discipline. There's a tremendous scope for boys, men and women now. In the state of Rajasthan, 60% of the new recruits into the district judiciary are women. So there's a great opportunity for women and men in the law. So please, I hope this visit will inspire many of you to come and join the law. बच्चों के समूह में DAV सेंटेनरी पब्लिक स्कूल, पश्चिम एनक्लेव नई दिल्ली के 29 छात्रों समेत 31 छात्र थे। छात्रों ने माननीय CJI के साथ बातचीत करने का अनुरोध किया था। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए CJI ने रजिस्ट्री से बच्चों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ने का निर्देश दिया। फिर तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट का 141वां गाइडेड टूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। जस्टिस MR शाह के समक्ष छत्तीसगढ़ NAN घोटाला मामले को सूचीबद्ध करने के संबंध में उठाई गई आपत्तियों के बीच प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि वे खुद जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। पूर्व CJI UU ललित, जो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, 3 न्यायाधीशों की पीठ की वो अध्यक्षता कर रहे थे। सेवानिवृत्ति के बाद जस्टिस MR शाह की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध किए जाने पर छत्तीसगढ़ राज्य ने आपत्ति जताई थी। राज्य ने एक दलील दी कि इस मामले को पिछली पीठ के अन्य 2 शेष सदस्यों जस्टिस रस्तोगी या जस्टिस भट्ट की पीठों के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। CJI चंद्रचूड़ ने पिछले शुक्रवार 18 नवंबर को जब उनके सामने इस मामले का उल्लेख किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि अदालत की सामान्य प्रथा के अनुसार पीठासीन न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद मामले को अगले उपलब्ध न्यायाधीशों के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। CJI ने यह भी कहा कि वो रजिस्ट्री से सत्यापित करेंगे कि क्या जस्टिस MR शाह की पीठ को मामले को सौंपने के लिए उनके पूर्ववर्ती द्वारा कोई विशेष निर्देश दिया गया था। दिल्ली दंगों की साजिश मामले में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली दिल्ली हाईकोर्ट की विशेष बेंच का गठन होगा। पीठ ने कहा कि वो रोजाना सुनवाई करेंगे और दिल्ली दंगों से संबंधित प्राथमिकी में आधा दर्जन से अधिक जमानत अपीलों के बैच से निपटेगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और रजनीश भटनागर की विशेष पीठ ने कहा है कि वे विशेष बेंच के जरिए दिल्ली दंगों की साजिश मामले में जमानत अपीलों की सुनवाई करेगी। पिछले हफ्ते न्यायाधीशों ने कहा था कि उन्हें पुनर्विचार करना होगा कि क्या वे इस तथ्य को देखते हुए मामले की सुनवाई कर सकते हैं कि वे एक विशेष पीठ के रूप में बैठे हैं और समय की कमी है। आज मामले की सुनवाई हुई तो न्यायमूर्ति मृदुल ने पक्षकारों की ओर से पेश वकील को सूचित किया कि पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति मृदुल ने ये भी कहा कि पीठ को उनके रोस्टर की व्यवस्था करने के लिए कुछ दिनों की आवश्यकता होगी और फिर शुक्रवार से दैनिक आधार पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि निचली अदालत के जज बेल देने से डरते हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले महीने नियमित जमानत से इनकार किए जाने के बाद स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों की बड़े साजिश के मामले में 2 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत के लिए शहर की कड़क अदालत का रुख किया था। सूत्रों के मुताबिक खालिद ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा जांच की जा रही FIR 59/2020 में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के साथ साथ कठोर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत विभिन्न आरोप लगाए गए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने खालिद द्वारा CRPC की धारा 439 के तहत दायर एक नए आवेदन पर नोटिस जारी किया। इसे 25 नवंबर को बहस के लिए पोस्ट किया गया। खालिद सितंबर 2020 से हिरासत में है। उसे जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की विशेष पीठ ने 18 अक्टूबर को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने खालिद की जमानत से इनकार करते हुए कहा कि 2020 के विरोध प्रदर्शनों के पीछे की साजिश शुरुआत से लेकर दंगों की तक उमर खालिद के नाम का बार बार उल्लेख किया जाता रहा है। अदालत ने ये भी कहा कि खालिद DPSG और JNU के मुस्लिम छात्रों जैसे व्हाट्सएप समूहों का सदस्य था और उसने विभिन्न में भी हिस्सा लिया था जिसमें दंगे करने की कथित साजिश रची गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली के एक वकील ने श्रद्धा हत्याकांड मामले की जांच को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। दायर याचिका में दिल्ली पुलिस से CBI को श्रद्धा हत्याकांड की जांच स्थानांतरित करने की मांग की गई है। दायर की गई याचिका में कहा गया है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा जांच प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी के साथ ही पर्याप्त तकनीकी और वैज्ञानिक उपकरणों की कमी के कारण प्रभावी ढंग से नहीं की जा सकती है। घटना लगभग 6 महीने पहले हुई थी। याचिका में आगे कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच के संवेदनशील विवरण मीडिया के माध्यम से लीक किए गए हैं। किसी भी सामान की बरामदगी, अदालती सुनवाई जैसी चीजें के स्थान पर मीडिया और अन्य सार्वजनिक व्यक्तियों की उपस्थिति मामले में सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ के बराबर है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने घटनास्थल को आज तक सील नहीं किया है, जहां पर हर रोज आम लोग और मीडिया कर्मी लगातार पहुंच रहे हैं। श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट पुलिस आज करा सकती है। रोहिणी स्थित अंबेडकर अस्पताल में आरोपी का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने नार्को कराने के लिए रोहिणी स्थित FSL को निवेदन पत्र भेज दिया है। दिल्ली के महरौली में 27 वर्षीय श्रद्धा वाकर की उसके लिव इन बॉयफ्रेंड आफ्ताब अमीन पूनावाला द्वारा की गई जघन्य हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। पूछताछ में आफ्ताब ने बताया कि वो श्रद्धा से जुड़ी हर चीज को मिटा देना चाहता था। हत्या के बाद उसने पूरे घर की तलाशी ली। इस दौरान उसे श्रद्धा की 3 फोटो मिली। उसने तीनों फोटो को आग लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज चैनलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दिल्ली शराब घोटाला मामले के संबंध में उनकी रिपोर्टिंग CBI और प्रवर्तन निदेशालय या ED द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार हो। साथ में उन दिशा निर्देशों का अनुपालन हो जो समाचार प्रसारण को नियंत्रित करते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा ने आम आदमी पार्टी से जुड़ी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व CEO विजय नायर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जांच एजेंसियों ने मीडिया को संवेदनशील जानकारी लीक की है। इससे पहले अदालत ने दोनों जांच एजेंसियों को मामले में चल रही जांच के संबंध में उनके द्वारा जारी सभी प्रेस संचार और सार्वजनिक घोषणाओं को रिकॉर्ड पर रखने के लिए कहा था। उसी पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित और किसी भी जांच एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के बीच कोई संबंध नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत ने नायर की याचिका में उल्लेखित इंडिया टुडे और रिपब्लिक TV जैसे समाचार चैनलों के प्रसारण पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा
न्यूज चैनल जो प्रकाशित करते हैं वो सीबीआई, ईडी द्वारा किए गए खुलासों के मुताबिक होना चाहिए। प्रसारण की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अदालत ने याचिका में संदर्भित 5 समाचार चैनलों को नोटिस जारी किया, जबकि एनबीडीएसए को इसकी विधिवत जांच करने और रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया गया कि क्या उनकी रिपोर्टिंग प्रसारण के संबंध में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुपालन में थी। इसके अलावा उन सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा रखा गया है, जिसके समक्ष मामला लंबित है, अदालत ने यह भी कहा कि विशेष न्यायाधीश द्वारा लगाई गई शर्तें संबंधित पक्षों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त थीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या एएसआई ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष अपना प्रथम दृष्टया मत प्रस्तुत किया कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए शिवलिंग जैसी संरचना की कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि ये इसे नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि संरचना की आयु निर्धारित करने के लिए अन्य आधुनिक तकनीकों को अनुकूलित किया जा सकता है। एएसआई के वकील मनोज कुमार सिंह ने आगे कहा कि कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग निर्जीव चीजों की उम्र निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें कार्बन अथवा जीवाश्म नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की कार्बन डेटिंग सहित साइंटिफिक सर्वे कराए जाने की मांग में दाखिल याचिका पर पुरातत्व विभाग से पूछा था कि क्या बिना क्षति पहुंचाए कार्बन डेटिंग की जा सकती है। कोर्ट ने कहा, अधीनस्थ अदालत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी यथास्थिति आदेश को देखते हुए साइंटिफिक सर्वे कराने की अर्जी खारिज की है। आशंका व्यक्त की गई है कि कार्बन डेटिंग से कथित शिवलिंग को क्षति पहुंच सकती है। जस्टिस जे मुनीर की खंडपीठ ने इस सबमिशन के जवाब में एएसआई के वकील से सवाल किया कि वो कैसे कह सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर की कार्बन डेटिंग की कोई संभावना नहीं है। कोर्ट ने आगे उनसे सवाल किया कि किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि संरचना में जीवाश्म अथवा कार्बन नहीं है। कोर्ट ने कहा, आकार को बिना नुकसान उसकी आयु का निर्धारण किया जाना जरूरी है। कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रमुख सचिव धर्मार्थ विभाग से भी जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 30 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने लक्ष्मी देवी और 3 अन्य की पुनरीक्षण याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस की। इनका कहना था कि साइंटिफिक सर्वे होने से ज्ञानवापी परिसर से मिले शिवलिंग सहित अन्य धार्मिक निर्माण की सही जानकारी मिल सकेगी। यह भी पता चल सकेगा कि वहां मिले शिवलिंग और अन्य मूर्तियां और धार्मिक वस्तुएं कितनी पुरानी हैं। याची ने जिला अदालत वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग में अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने यह कहते हुए अर्जी 14 अक्टूबर को खारिज कर दी कि ऐसा करने से निर्माण को क्षति पहुंच सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने परिसर की यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। याचिका में जिला न्यायालय के फैसले को चुनौती भी दी गई। भारत सरकार की तरफ से अधिवक्ता मनोज सिंह ने 3 महीने का समय मांगा, किंतु कोर्ट ने 30 नवंबर तक की स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। साथ ही राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता पंचम विपिन बिहारी पांडे को भी प्रमुख सचिव का हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया। तो कोर्ट राउंड अप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.